सबसे पहले तो आज दीपावली है, तो स्वागत भी मैं आपको करता हूं और सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं दीपावली। आज 31 अक्टूबर है। आज पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इस दिन को मनाता है और ये भारत का जो नक्शा आप देख रहे हैं उसके निर्माण करने में जिनकी अहम भूमिका रही, सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल का, उनकी जयंती भी है। और मैं आज अपने सभी साथियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये 150वां वर्ष सरदार पटेल आज है और पूरे एक साल तक पूरे देश में उनका 150वां वर्ष बनाने का जो निर्णय लिया है उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दें। सरदार पटेल के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ जो दिवाली मनाई जा रही है, तो दिवाली के दिन सब लोग अपने आप को खुश रखना चाहते हैं, प्रसन्न रखना चाहते हैं और आज का दिवस जो होता है वो खुशहाली का दिन है। तो इस अवसर पर आज सब हम लोग जब दीप जलाएंगे तो दीप क्या होता है? शुरू कीजिए। दीप जो होता है अंधकार को तो दूर ही करता है, आशा जगाता है। तो मैंने अपनी पार्टी का जो नाम रखा है ना, अभी मैं शॉर्ट में बोलूंगा, अगर आप उसको शॉर्ट करिएगा तो उसका नाम ही आशा है। पार्टी का नाम आशा है और अगर पूरे नाम पर जाएंगे तो जितने लोग हैं हमारे यहाँ, जो बाहर है, पूरे देश में है, तो आशा का जो फुल फॉर्म है आप सबकी आवाज। और अगर आप अंग्रेजी में लेंगे तो ASA। आशा, बहुत लोग कह सकते हैं कि आशा में स का अलग होता है, लेकिन हमारा तो बनेगा होगा, तो हमारी पार्टी का नाम ही है। आप कहेंगे कि आपकी पार्टी का झंडा क्या होगा, तो हमारी पार्टी का झंडा एक तो ये होगा आयताकार और 3 रंगों का होगा। सबसे ऊपर हरा रंग होगा, बीच में पीला रंग होगा और सबसे नीचे नीला होगा। ये हमारे पार्टी का झंडा होगा और बीच में जो पीला रंग है उसी में जब चुनाव आयोग हम लोगों को जब चिन्ह आवंटित कर देगा तो वो बीच में काले रंग में अंकित होगा। ये हो गया हमारे झंडे का पूरा जो समझिए जो रंग किस प्रकार का वो होगा। अब आप आइए कि ये पार्टी जो होगी, तो हमारी पार्टी का जो संविधान, वो पार्टी का संविधान और पार्टियों के संविधान से कैसे अलग होगा, ये मैं 2-3 बातें इस पर कह देना चाहता हूं। देखिए, जितनी भी हमारे देश में पार्टियां होती हैं, सबसे पहले उनको भारतीय संविधान के प्रति शपथ लेनी होती है। जो भारतीय संविधान की मूल भावना है, देश की एकता, अखंडता, सबको उसमें समाहित करते हुए जो हमारा प्रियम्बुल संविधान का, उसमें से जितने महत्वपूर्ण भावनाएं हैं, जो सिद्धांत हैं, उसको हम लोगों ने अपने पार्टी के संविधान में शामिल किया है। इसके अलावा आज आप देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन के समय आप संसद में, तो हम लोगों ने जो अक्षय ऊर्जा है उसको भी बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने अपनी पार्टी को इसमें रखा है। इसके अलावा आगे जो ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति होने जा रही है और बिहार उसमें लीड करेगा और ये युग जो होगा वो हाइड्रोजन, हमारे हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा सोर्स हमारी ऊर्जा का होगा, अक्षय ऊर्जा का, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा की। बिहार में आप जानते हैं
कि हमारी सबसे जो अच्छी चीज है वो हमारे जितने तरह के जो हमारे रिसोर्सेज हैं, चाहे लैंड रिसोर्स हो, ह्यूमन रिसोर्स हो, वाटर रिसोर्स हो, बहुत अच्छा है। एक बात की चर्चा हमेशा लोग करते रहते हैं कि बिहार में सब कुछ है, लेकिन बिहार में खनिज संपदा नहीं। इसके बारे में मैंने पिछले 2.5 वर्षों में एक बार नहीं कई बार मैंने इसकी चर्चा कि हमारे बिहार के लोगों को लगता है कि चूंकि हमारे पास खनिज नहीं है तो हमारे यहाँ उद्योग धंधे कैसे। लेकिन मैं आपके माध्यम से पुनः इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी लोगों को, देश के लोगों को, बिहार के लोगों को बताना चाहता हूं कि बिहार में किस प्रकार की खनिज संपदा उपलब्ध है, ये जानना चाहिए। इससे सब लोगों का मनोबल बढ़े। सबसे पहले आज आप देखिए, आज जितनी भी टेक्नोलॉजी, जितने हम लोग आप यहाँ पर आईटी से जुड़े हुए हैं, जितना भी हमारा डिफेंस का, जितने तरह का विमान देखते हैं, जितने तरह की मिसाइलें देखते हैं, जिसका भी नाम आप सुनते हैं, सब में जो यूज होता है वो है रेयर अर्थ। हम लोग सब जब केमिस्ट्री पढ़ते थे अपने स्कूल में, जो पीरियोडिक टेबल जो आप देखते हैं तो 17 एलिमेंट्स का एक ग्रुप है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आगे जो भविष्य है, अब कोई कोयला का भविष्य नहीं है, जिसको हम हाइड्रोकार्बन सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, कोई ये पेट्रोलियम का युग नहीं है। क्योंकि आपने सब देखा है कि 2070 तक सब लोगों को कार्बन न्यूट्रल होना है। तो युग किसका है? अब ये जो युग है उसमें जिनके पास इस प्रकार की चीजें उपलब्ध हुई। तो बिहार में तो आप देखते हैं कि सूर्य भगवान भी हमारे यहाँ वर्षों तक, महीनों में काफी महीने अपना यहाँ अपनी रोशनी देते हैं, अक्षय ऊर्जा का उससे भी है। तो मैं रेयर अर्थ की बात किया तो मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसका सर्वे की रिपोर्ट है। मैं जो स्टील मिनिस्टर भारत सरकार में था 1 साल के लिए, तो उस समय जो हमारा नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसने जो बिहार में पूरा का पूरा जो सर्वे किया है उसमें बताया गया है कि पूरा जो गया से लेकर करके हमारा P35 तक का जो हमारा पहाड़ी इलाका है उसके नीचे में इसका बहुत बड़ा भंडार है। आज दुनिया का जो रेयर अर्थ का 80% जो सप्लाई होता है वो चीन से होता है, इसलिए पूरी दुनिया उसी पर आश्रित है। आज भारत में भी हम लोग 5वें स्थान पर है रेयर अर्थ में दुनिया में। 6% हमारे पास जो है वो है, लेकिन उसका सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो बिहार में। अब देखिए है क्या, जरा हम लोग का मनोबल ऊंचा होना चाहिए। कोई चर्चा इसकी नहीं करता। मैं कुछ दिन पहले ही देख रहा था कि एक सर्वे हुआ तो आंध्र प्रदेश में भी रेयर अर्थ पता चला और वहां इसको लोग काफी उसको प्रचारित कर रहे हैं। लेकिन बिहार में अगर नेता को पूछिएगा कि खनिज के नाम पर, कि लोग बालू से आगे बढ़ते नहीं, जबकि अपने पास रेयर अर्थ सबसे अच्छे क्वालिटी का और सबसे अच्छी मात्रा में उपलब्ध है। तो आगे जब हमारे पास है उस पर हम लोगों को काम करना होगा और भविष्य बिहार। सोना, आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ते थे तो कोलार फील्ड था कर्नाटका में जहां सोना में खुदाई, और वहां भी खुदाई बंद है। अपने देश में कहीं सोना की खुदाई नहीं चल रही। पूरा देश में जो सर्वे मैंने कहा आपको, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किया और हमारे NMDC ने किया, तो ये जान कर करके सब बिहार वासियों को, देशवासियों को प्रसन्नता होगी कि बिहार में एक नहीं 2 जगहों पर सोना का कूट खंडार मिलने की संभावना है। और वो कहाँ है? आप जेठियन आप जानते हैं, जहां की गया, नवादा, नालंदा का बॉर्डर मिलता है। अब जमुई जगह का नाम ही सोना है। इस पर काम करने के लिए, और देखिए हम लोगों का क्या संकल्प होगा बिहार के लोगों का। कभी भी बिहार पीछे नहीं था। बिहार आप जानते हैं ये सत्ता का केंद्र था। कई 100 वर्षों तक दुनिया में हम लोगों ने शासन किया था, तो बिना संसाधन के। लेकिन आज सब चीज में हम पीछे रह जाते हैं, आगे हम पीछे नहीं जाने। तो आगे क्या होगा? जब सोना है, अगर मैं दावा तो नहीं करता, लेकिन निश्चित रूप से अगर मैं आगे और मैं मंत्री रह गया होगा तो अब तक काम शुरू हो गया। सोना मिलेगा, रॉयल्टी तो आएगी, लेकिन हम सब लोग प्रयास ये करेंगे कि सोना से संबंधित जितने भी उद्योग धंधे हैं वो बिहार में ही मिलने लगे और बिहार के हमारे साथी टंगस्टन बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर, फास्फोरस
बहुत ज्यादा है। तो मैं बता दूं कि जितने भी तरह की एलिमेंट्स की, मेटल्स की आगे आने वाले, इसको हम लोग कहते हैं सुपर टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर का पूरा समय आ रहा है, ये सब में उसकी जरूरत पड़ेगी और बिहार में ये अद्भुत मात्रा है। तो मैं बिहार वासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप अपना सिर्फ बालू पर मत राख चाहिए कि हमारा जो है खनिज, हमारे पास इस प्रकार के खनिज है और इससे ही हमारे लोगों को आगे रोजगार के अवसर प्राप्त। खेती के बारे में आप जानते ही कि सबसे अच्छा है, जमीन है, सबसे अच्छी जमीन हमारी है। इस पर आप बहुत पहले भी सुन चुके हैं। अब एक मैं आपको चर्चा कर दूं कि हमारी पार्टी में संगठन का क्या स्वरूप होगा, ये आप जानना चाहिए। तो जो हमारा संगठन राष्ट्रीय स्तर पर होगा, प्रदेश स्तर पर होगा, जिला स्तर पर होगा, जहां नगर निगम उस स्तर पर भी होगा, प्रखंड स्तर पर होगा, पंचायत स्तर पर होगा और बूथ स्तर। आप सब जानते हैं कि मैं एक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तो मैंने उस पार्टी का प्रयास किया था बूथ स्तर पर लेना। तब तो चूंकि अपनी पार्टी बनाए हैं तो हम लोग इस पार्टी को और जो सदस्यता अभियान सामान्यतः जितनी पार्टियां हैं, भाजपा को छोड़ दीजिए, तो सब लोग आज सदस्य बनाते हैं। उसमें किस चीज का प्रयोग होता है? रसीद। कितने कागज की छपाई होती है, आप समझिए उस कितने पेड़ों की कटाई करनी पड़ती, उसके ट्रांसपोर्टेशन में कितना खर्च हुआ है, रसीद का जो हिसाब किताब लेना पड़ता है। तो हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी है ना, इसका सहारा देंगे सदस्यता अभियान चलाने में। और टेक्नोलॉजी आप देखिए, जो मोबाइल टेलीफोनी जो है वो आज देश के हर एक कोने में उपलब्ध है, हर एक कोने में उपलब्ध है। और आज आप इस बात को जान लीजिए कि इसमें मिस्ड कॉल के जरिए आप सब चीजों को जो है अपनी बात को कर सकते हैं। ये जरा समझना बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने जो मेंबरशिप का जो ड्राइव रखा है वो मैं रखा हूं मिस्ड कॉल के माध्यम, मिस्ड कॉल के माध्यम से मेंबरशिप का होगा। नंबर जो है इसका हम लोग आपको रिलीज करेंगे। नंबर जो है वो हमारे पास नोट कर लीजिएगा, वो आपको 910 है, 218 है, 6666 नंबर है। और इस पर आज हम लोग इसका ध्यान शुरुआत करेंगे। ये तो हो गया हमारा सिस्टम। अब दूसरी में जब आप डालेंगे, सामान्य पार्टियों में क्या होता है, कोई एक्टिव मेंबर बनना चाहता है 25 मेंबर बनाने का। हमारे दल में 10 मेंबर बनाने वाले को लोग एक्टिव मेंबर बनाते, जो एक्टिव मेंबर बनते वही पार्टी का पदाधिकारी। तो जो मिस कॉल करेंगे उसमें उनका लिंक आएगा, जाने में उससे अपना अवतार भी बना सकते हैं, परिचय पत्र भी निकल सकता है। और हमारा जो एक्टिव नंबर का है उसमें हम लोग एक नंबर देंगे, रेफरल नंबर रहेगा, उसके माध्यम से वो अगर एक्टिव नंबर बना लेंगे, इसका भी लिस्ट हमारे पास। इस प्रकार हम लोग मेंबरशिप का ड्राइव चलते हैं और मेंबरशिप का ड्राइव चलाएंगे। जब हमारा मेंबरशिप नहीं बन जाएगा तब तक हम लोग जितने भी हमारे महत्वपूर्ण पद है उस पर पदाधिकारियों को जब हमारा मेंबरशिप ड्राइव हो जाएगा तो हम लोग चुनाव करेंगे संगठन का। संगठनात्मक चुनाव होने के बाद हम लोग अब आप आइए कि भाई जो हमारा काम करने का जो तरीका होगा, वो काम करने का तरीका हम लोग का वही होगा कि हम लोग जनता से पहले जुड़े रहेंगे, फिर जुड़े रहेंगे और सब साथियों को हम लोगों ने यही अपना इन बात को रखा है, समझाया भी और समझते भी हैं। इस पार्टी को कभी भी किसी भी कीमत पर मजबूत होने के लिए जितना भी आपको परिश्रम करना पड़े वो सब करें। आज मैं बता दूं, लेकिन मैं जब मीटिंग करते रहा था तो बिहार में आप जान रहे 243 विधानसभा सीटें। आज की तारीख में हमारे पास 140 सदस्य हमारे पास हैं जिन्होंने अपनी इच्छा जताई है चुनाव लड़ने। तो 2025 का जो चुनाव होगा उसमें हमारे साथी जो मजबूती से लड़ना चाहते हैं वो चुनाव लड़े। तो हम लोगों ने ये देखिए, ये पूरा का पूरा पॉलिटिक्स क्या है, राजनीति है क्या, इसकी जितनी परिभाषा पढ़ लीजिए। लेकिन हम लोग जो पढ़ते आए उस जमाने से ही कि राजनीति सत्ता का संघर्ष है और सत्ता में आप क्यों आना चाहते,
सत्ता में जब तक आप नहीं आए तो जो आपका विजन है, जो आप पूरा करना चाहते उसको प्राप्त नहीं होगा। जब आप सत्ता में आएंगे, जो भी आपने अपना लक्ष्य रखा, आप देखिए कितना खराब लगता है कि देश में प्रति व्यक्ति आय 1,82,000 करीब 2 लाख करोड़। बिहार में प्रति व्यक्ति आय 54,000 से 7,000 के बीच में। आप समझिए जरा इस बात को। एक समय था जब देश आजाद हुआ था, उसमें देख लीजिए कि हम लोग क्या स्थिति थी। आप आगे देखिए, प्रधानमंत्री जी का सपना पूरे देश के लोगों को सोच है कि 2047 में जब 100 साल पूरा हो जाए तो बिहार भी विकसित प्रदेश बने, विकसित राष्ट्र बनेगा। तो आप सब मीडिया के साथ ही आप जानते हैं अनुमान क्या है कि 2047 तक जो करीब करीब 2 लाख प्रति व्यक्ति आए हैं, वो 15 से 16 लाख हो अगले 22 साल। तो बिहार में जब सोचिए कि आज हमारा 54,000 से 7,000 के बीच में है, तो आप समझ लीजिए कितना मेहनत करना पड़ेगा। 30 गुना लोगों की आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। और आमदनी कैसे बढ़ेगी? आमदनी बढ़ेगी जब आप निवेश करेंगे इस क्षेत्र में, जितने हमारे जो कृषि का क्षेत्र है, ऊर्जा का क्षेत्र है, और ये पूरा का पूरा जो हमारा जो उद्योग के बारे में मैंने चर्चा की। तो एक बात मैंने चर्चा की थी हाइड्रोजन के शुरू में, तो आपको पता है कि अब जो है आगे जब हाइड्रोजन एक मुख्य स्रोत होगा तो बिहार में जल की कमी नहीं है। हमारे यहाँ पूरा का पूरा जल का इतना संसाधन है। अच्छा हमारे पास ऊर्जा होगी तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से हाइड्रोजन का निर्माण हम लोग कर सकते। अपने यहाँ 2-3 और मुद्दे जिनकी मैं चर्चा करके आपको समाप्त करूंगा। एक आप सब लोग जगह देखते हैं तो हमारे शिक्षा का क्षेत्र, जो हमारे शिक्षक हैं, जो हमारे छात्र, मैं देखता हूँ हम लोग पढ़े, गांव से पढ़े, मेरे पिताजी शिक्षक है, गांव से पढ़ करके जब कोई आरक्षण नहीं होता था उस समय हम लोग आयुष बने, कोई ट्यूशन कहीं नहीं, वही शिक्षक पढ़ाते थे और सब पर। आज आप देखिए यहाँ क्या होता है शिक्षा विभाग में, रोज उनका टाइम ही टेबल निर्धारित होता रहता है कि 9 बजे आना है कि कितने बजे जाना है। बच्चा है उसका काम क्या है? ज्ञान अर्जन करना। बच्चे कितने देर तक अपने ध्यान को लगाए? अब उनको अगर लंबे देर तक रखिएगा स्कूल में तो पढ़ने में ध्यान लगेगा। मैं देखता हूँ, मैं सवेरे सवेरे जब मॉर्निंग वॉक में निकलता हूँ, 5 बजे के बाद से सब माताएं अपने बच्चों को खड़े रहे बस स्टैंड पर स्कूल कराने। हम लोग का स्कूल का टाइमिंग होता था, मैं जानबूझ के बोलूं 10 बज करके 10 बजे से 3 बजे। अच्छा से सवेरे का रूटीन भी होता था, लोग खाते भी थे, आधे घंटे का टिफिन होता था और 3 बजे बच्चे से बाहर चले जाते। उसी में से सारे लोग आखिर जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र बाबू यहीं से पैदा हुए, बिहार के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। वो स्कूल जाते थे 5 बजे, स्कूल का समय नहीं था। नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, 5 बजे स्कूल जाते थे। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ। और आप शिक्षकों को कहते हैं जाकर के हाजिरी लगाओ, हाजिरी पर ध्यान कम दो। ध्यान दीजिए कि आपके शिक्षक है वो पढ़ा रहे हैं, उनको किस प्रकार जो है उनको किस प्रकार का ज्ञान और लोगों को बच्चों को देना होता है। जो नशा जो है बढ़ गया है, नशा का प्रयोग बिहार में शराबबंदी लागू आप सब जानते हैं। कोई भी यहाँ जो व्यक्ति है किसी प्रकार के नशा के सेवन को पैसा नहीं देना चाहता, लेकिन आप अगर समझिए बिहार में 2016 से शराबबंदी लागू हुई है। तो गांव में पूछ लीजिए बहुत जगह शराब की क्या स्थिति है वो आपको पता है। लेकिन सबसे जो खराब चीज हुई है कि नशा के जो और भी जो साधन है उसका बच्चे से आजकल और भी लोग उसका सदुपयोग कर रहे हैं या दुरुपयोग कर रहे हैं, वो गलत मामला है। लेकिन उसका सेवन कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है भाई। एक तरफ तो मुख्यमंत्री की मंशा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खान पान को जो कानून बनाए, कानून के माध्यम से संभव नहीं है नशाबंदी को समाप्त करना। तो हमारी पार्टी का जो हम लोग जो सिद्धांत बना वो मुझे लगता है कि हम लोग उसका जन जागरण का कार्यक्रम चला। आज का क्या है, आज देखिए जो आपका शराबबंदी का इस सबके लिए लॉस है।
सरकार का कई हजार करोड़ का लॉस है एक्साइज का। आप देखिए कितने लाख ग्रामीण इलाके हैं, उनके बच्चे उनके लोग जो है जेल में चले गए, खर्च हुआ ना। तो आप इसमें सुधार की आवश्यकता, और हमने पहले भी कहा और आज भी आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा पूरी गंभीरता के साथ कि भाई एक हाई लेवल की कमेटी गठित किया जाए। जिस उद्देश्य से आपने शराबबंदी बिहार में लागू की थी वो कहां तक सफल हो पाई है, क्या क्या चीज और किया जाना चाहिए जिससे कि भाई जो मनसा है वो भी पूरा हो। और बिहार के बारे में जो इमेज है, कोई आज प्रोग्राम कराने के लिए बिहार में आता नहीं, पूछे कहा तो रांची में आ जाइए, पूछे कहा तो बनारस में आ जाइए। तो जब बाहर के लोग आपके यहाँ आने से घबराएंगे। आप इतने वर्षों में बिहार में कितने होटल बने हैं, आप जब जाइएगा तो हमारे होटल अलग अलग बने हैं, लेकिन अगर 5 स्टार होटल के बारे में चर्चा करिएगा तो शायद ही कोई बने। तो हम लोग इस प्रकार का देखिए माहौल बनाना पड़ेगा। भाई जब लोग बाहर से आए तो उनको ऐसा नहीं लगे कि मैं ऐसे प्रदेश में जा रहा हूँ जहाँ की जरूरत। और एक बात को अंत में मैं और कहना चाहूंगा, इसको जरा सुनिएगा। अपने प्रदेश में मैं तो उत्तर प्रदेश काडर में था IAS में, यहाँ जब मैं आया तो यहाँ जो एक नई चीज मुझे देखने को मौका मिला। और आज बिल्कुल सब जगह देखिए कि जो जनप्रतिनिधि है, भाई जनप्रतिनिधि जितने लोग हैं, क्या हो गया है बिहार में, FIR कर कुछ किया, पहला काम FIR कर। आप जनप्रतिनिधि देखिए कितने हमारे मुखिया हैं। आप कहते हैं आपकी उम्र है, आप मुखिया बन गए, कोई प्रशिक्षण नहीं होता है। गलती कोई और करे, जांच में आए तो क्या करना है, वसूली करिए, कार्रवाई करिए। सबसे पहले FIR किसी और प्रदेश में नहीं है। यहाँ जो है पूरा का पूरा इसका FIR हो गया है। इसी जितने हमारे जनप्रतिनिधियों का तो खास करके मानना है। और आप चले जाइए, आप जितने अभी हमारे ब्लॉक लेवल पर जाइए, आपको लेना है निवास प्रमाण पत्र, आपको लेना है जाति प्रमाण पत्र, आपको कराना है म्यूटेशन, आपको लेना है आर्थिक प्रमाण पत्र। क्या स्थिति? तो हम लोग की सरकार जब बनेगी तो मैं इस बात को कहता हूँ कि देखिए आज बिहार की जनता को ब्लॉक और अंचल के दरवाजे पर जाना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है। जब आप घर घर जातीय जनगणना करा के उनको बता सकते हैं, हर एक घर में वोटर ID कार्ड हो सकता है, उसके सरकार के जो हमारे कर्मचारी हैं वो क्यों नहीं हर एक साल के 31 मार्च तक प्रत्येक लोगों को ये जो जितने तरह के सर्टिफिकेट है उनको घर पर पहुंचाना मैंडेटरी किया जाए। आप चर्चा करके भ्रष्टाचार का वो अपने हाथ में। और एक बात और साथियों, आप जानते हैं कि मैं जब संगठन चलाता हूं तो हम दूसरों से प्रभाव ध्यान दें कि समाज के जितने आप बिहार में भी जातीय जनगणना हुई 215 जातीय जनगणना हुई। हालांकि अगर आप देखिएगा एक जगह बनिया लिखा हो उसमें 19 जातियां हैं। तो जो 19 जातियों के अलग से गणना नहीं आपने किया, बनिया में डाल दिया, फिर अलग सब समाज को डाल दिया। लेकिन मैं उसको लेकर चलिए, आपको जरा जान करके आश्चर्य भी होगा, पीड़ा भी होगा कि सिर्फ अपने बिहार में 25 ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 1% से ज्यादा, बाकी 190 जो जातियां हैं उनकी आबादी 1% से कम है। 100 से भी 2 जाति की आबादी कम है। अगर आप देखिएगा 10,000 तो 75 ऐसी जातियां हैं जिनकी आबादी 10,000 से कम है। हम चर्चा क्यों कर रहे हैं इस बात? क्योंकि जितने भी दल हैं अपने संगठन में स्थान देने में, टिकट देने में किनका ख्याल करते हैं? जिनको लगता है कि भाई की, तो हम लोग इन्होंने निर्णय लिया क्योंकि हमारी जो पार्टी होगी इसका एक होगा सर्वसमावेशी और सर्वस्पर्शी। तो हम अपना जो प्रकोष्ठ बनाएंगे इसकी संख्या 64 से 65 और हमारी आबादी है, जिनकी 5 लाख से कम आबादी है, जिनकी 10 लाख से कम आबादी है, जिनकी 1% से कम आबादी है, इनके लिए भी अच्छे अच्छे नाम जोड़ करके उनको भी हम लोग जोड़ेंगे, जिससे कि सब लोगों को लगे कि भाई ये पार्टी में सब साथ। एक मिनट
देखिए बिहार क्या है, बिहार जो है भाई गणतंत्र की जननी, हमारा पूरा का पूरा जो लक्ष्मी का यहाँ है भाई। दुनिया में दो ही गणतंत्र क्लेम किया जाता, एक हमारा वैशाली का और दूसरा यूनान। लेकिन ये सब जानते हैं कि जो हमारा गणतंत्र है वो सबसे बड़ा। तो जिस समय राजतंत्र की चर्चा होती थी हमारे बिहार के लोग कितने प्रबुद्ध थे कि उस समय गणतंत्र लोगों ने स्थापित सोचते थे हमारे बिहार के लोग। तो भाई हम लोग का ये प्रयास होना चाहिए कि आगे आने वाले समय में जो बिहार को लोग किस नजर से आज देखते हैं कि बिहार तो मजदूरों की मंडी होगी, बाहर हमारे लोगों को भटकना पड़ता है, जितने तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है और प्रदेश में जाता है तो देखता है कि सब बहुत अच्छा बना। यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, कमी तो है किसी की जो विजन की है, सोच की। तो हम सब लोग मिलकर करके एक ऐसा बिहार बनाएंगे जो बिहार का सब लोगों के लिए गौरवशाली है। इतिहास तो था ही गौरवशाली। बताइए कौन सा ऐसा देश है, जी प्रदेश है जहाँ एक नहीं चार उस जमाने में जिसको जा रहे हैं। लेकिन आज क्या होता है, हमारे बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा और जगहों पर जाना पड़ता है। ये सब चीजें हैं, ये हमारे पास जो भी सब कमी दिख रही है इसको दुरुस्त करना होगा। और ये दुरुस्त करने के लिए पॉलिटिकल विल, पावर विल जो आपका होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए और सबको साथ लेकर के चलिए। तो हम लोग जितने भी लोग हैं सब, हम लोग की राजनीति पूरी सकारात्मक। बिहार के जितने भी नेता हुए, जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, किसी भी दल के हुए हैं, सबने बिहार के लिए काम किया है और सबको हम धन्यवाद देते हैं। किसी प्रकार का जो है सबको अपना अपना अवसर मिला, सबने काम किया और हम लोगों को जिनकी जो अच्छाई है उसको लेकर के हमको आगे बढ़ना है। तो साथियों, आज चूंकि दिवाली का दिन है, मुझे भी और कई जगह जाना है, आप लोगों को जाना है और ये चूंकि आज पार्टी की घोषणा करनी थी तो हमने आज आपको कष्ट दिया, इसके लिए बहुत बहुत क्षमा। और आगे हम लोग मिलते रहेंगे और आपके जितने भी चोरी होंगे, जितने भी परीक्षा होंगे, सबका जवाब देंगे। आज बहुत बहुत धन्यवाद।